वरिष्ठ नेता और कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। विधानसभा उपचुनाव में मिली हार की भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक में शिरकत। इसके अलावा सीएम धामी, महेंद्र भट्ट, दुष्यंत कुमार गौतम भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होगा। तो वहीं लोकसभा में जिन विधानसभा सीटों पर कम मतदान हुआ है भाजपा के पक्ष में, उसको लेकर मंथन भी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। कुछ ही देर में कार्य समिति की बैठक शुरू हो जाएगी और उसमें लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा ताकि उत्साह मनोबल बढ़ा रहे। तो थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक शुरू होनी है और इसमें जहां वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव है आने वाले वक्त में, बीजेपी किस तरीके से वहां पर अपने आप को मजबूत स्थिति में लेकर आए उसको लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव हुए दोनों सीटों पर बीजेपी को हार मिली, उस हार की भी समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जो कि यहां पर होनी है। कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। क्या कुछ निचोड़ निकल कर सामने आएगा उस बैठक में, वो भी आपको बताएंगे। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से वहां से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। विशेषकर अन्य काम तो होंगे ही होंगे, उनको बधाई देने का, उनको धन्यवाद देने का कि उन्होंने पुनः देश की सत्ता संभाली है और चहुमुखी विकास जो हुआ है, निरंतर चलने वाला विकास जो हुआ है, विकसित देशों में जो आप हमारे देश को लाने वाले हैं उसकी योजना आपने बना दी है। 5वीं अर्थव्यवस्था आपने हमारी बना दी है। इतने लोगों को आप फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं और फ्री में आवास दे रहे हैं और फ्री में आपने इंश्योरेंस एक किस्म से कर रखा है 5 लाख रुपए का। ये सब बातों के लिए तीसरी बार जो फिर से आप आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद के लिए आज विशेष रूप से कार्य समिति का आगाज है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं और सीएम योगी के निर्देश पर रेस्क्यू लगातार जारी है। यूपी में बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं, एसडीआरएफ की भी 9 टीमें हैं, जबकि पीएससी की 23 टीमें तैनात की गई हैं। पिछले 10 दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बचाया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी दिया गया है। पीलीभीत में 7,433 लोगों का नाव से रेस्क्यू हुआ है। 170 मवेशियों का भी रेस्क्यू किया गया है। श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर 2,280 लोगों का रेस्क्यू हुआ, जबकि 213 मवेशियों का रेस्क्यू भी यहाँ पर हुआ है। तो हालात यहाँ पर कई जगह पर बहुत बेकाबू हैं। बाढ़ की वजह से हर जगह पानी भरा हुआ है। लोगों की जान को बचाना इस वक्त प्राथमिकता है। ऐसे में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, जान माल का नुकसान ना हो। यही वजह है कि एनडीआरएफ की 12 टीमें हैं तो पीएससी की 23 टीमें यहां पर तैनात हैं। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अभी किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और रेस्क्यू कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए रवि, उत्तर प्रदेश की बात करें, ज्यादातर जो सीमावर्ती हिस्से हैं वो भरे पानी में डूबे हुए हैं। लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, इन सब जिलों में जो है बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन इसमें एक संतोषजनक बात यह है कि सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले को अपनी कड़ी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने जो है रेस्क्यू टीम को भी लगा रखा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले खुद जो है हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ जो है स्थलीय निरीक्षण भी किया है। पानी के बीच में गए हैं, लोगों से मिले हैं और जो राहत सामग्री है वो भी उन्होंने वितरित किया है। आपदा से कैसे निपटा जाए इस आपदा को लेकर उन्होंने जो है अधिकारियों को ब्रीफ भी किया है। तो अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन खुद योगी आदित्यनाथ देते हुए दिखाई देते हैं और यही क्रम है कि आज ये खबर सामने निकल कर आई है कि आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर रेस्क्यू की जो टीम है उनकी संख्या और उनसे जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उन सबको एक बार फिर से ब्रीफ किया गया है
तो एक बड़ी तस्वीर सामने निकल के आई है और उम्मीद है कि इन सभी बातों का असर जो है अधिकारियों पे भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री खुद पानी में उतर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं वो भी उनके मनमाफिक कार्य करते हुए नजर आएंगे और आम जनमानस को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मुखिया खुद मोर्चा संभाले। प्रदीप जी, एक सवाल ये भी है कि अगर उत्तर प्रदेश के इन जिलों की बात की जाए तो बारिश का किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके का आगे आने वाला जो अलर्ट किया गया है वो किस तरीके का है, जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में दो ऐसे जगह हैं जहां से नदियों का पानी आता है। उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड से भी पानी आता है और नेपाल राष्ट्र से भी पानी आता है। और अभी मानसून को आए हुए उत्तर प्रदेश में महज 10 से 12 दिन हुए, अभी पूरा मानसून बाकी है। तो ऐसी स्थिति में तैयारियां तो व्यापक स्तर पर है, लेकिन अगर जलवृष्टि अधिक होती है और जानमाल का नुकसान ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि जो भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जो खेत पानी में डूब गए हैं या फिर जो जानमाल की हानि हुई है, उनका ठीक ठीक से सर्वेक्षण कर, सर्वे कर और जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा दिया जाए। तो कुल मिला जुलाकर उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से निपटने की स्थिति है सरकार की तरफ से पूरी है। कहीं कुछ जो स्थितियां खराब हुई हैं वो बहुत ज्यादा पानी के बहाव की वजह से खराब हुई हैं और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे अधिकारियों की उदासीनता की वजह से भी ये हालात बने हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है ओके है स्थिति। अभी पानी कई दिनों से बंद है, लेकिन पिछले आगे आने वाले 2 दिनों के बाद जो है 4-5 दिन कंटिन्यू उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है बड़ी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। देखने वाली बात यह है कि अब आने वाले दिनों में बाढ़ से और मुक्ति मिलती है या फिर बाढ़ का पानी और जो है रिहायश इलाकों में चढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से आपने बताया कि स्थिति क्या है। चले आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के ब्लॉक हरचंदपुर के अंतर्गत ग्राम सभा लोहानीपुर मौजा मैदानपुर गांव में सड़क चारों ओर गंदे पानी से जलमग्न है। बरसात और नालियों का पानी निकालने की समस्या बीते 10 सालों से बनी हुई है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने मौजूदा प्रधान पप्पू कोरी से की, लेकिन ग्राम प्रधान जनता की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि मोहल्ले में आना भी छोड़ दिया है। अब लोग ब्लॉक प्रमुख से गुहार लगा रहे हैं, मगर समस्या जस की तस है। समस्या यह है सर कि यहाँ का एक तालाब है, इसकी वजह से रास्ता चारों तरफ से बंद है। गांव वाले आदमी जब इसी मझा के पानी आते है, इसकी वजह से बीमारी की ये कब से समस्या है? ये जब भी बरसात होती है तो ये समस्या आ जाती है। आज 10 साल से है ये। इसकी शिकायत किसने किया? शिकायत हुई, वीडियो से भी कहा गया, सब कहा गया, देख देख चले जाते हैं, हाँ करा देंगे, मगर आज तक किसी ने कराया नहीं। और रायबरेली से हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कैसे इन लोगों को इस जलमग्न हुए रास्तों से निजात मिल पाएगी? कुछ काम हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए रोहित, ये कोई पहला मामला नहीं है। बरसात से पहले लगातार ये चीज समस्याएं जो हैं वो सामने आती हैं, जल भराव की समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इस पर अधिकारियों को गंभीर होना चाहिए। जो अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं उनको इन सब चीजों की सुनिश्चित व्यवस्था करानी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार जो मामले हैं ये हमेशा बरसात से पहले निकलकर सामने आते हैं। जब ये चीज होता है कि जल भराव हो रहा है, लोगों को निकलने में समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो भी नगर पंचायत है या नगर पालिका है, जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते और आखिर में जनता को उसका दंड झेलना पड़ता है। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ध्यान नहीं देते और इसी वजह से इस तरीके की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शुरुआती बारिश में ये हालात हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये इन लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया असद खान, तमाम जानकारी के लिए आपका। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में नदी का जलस्तर अब बढ़ता ही जा रहा है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदियों का पानी बढ़ता देख जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ ही जनप्रतिनिधि भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पानी की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच कपिलवस्तु के विधायक श्यामा धनी राही ने भुलुआ गांव और लाओ खाई में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री दी है। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है। परम पूज्य महाराज श्री का आदेश है कि जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं, जो मैरूंड हैं, इन सभी गांवों में नाव की व्यवस्था हो, मोटर बोट की व्यवस्था हो,
लंच पैकेट की व्यवस्था हो और उनका जो है सामग्री जो पिछले बार दिया गया था उससे भी बढ़ के इस बार सामग्री इनको दिया जा रहा है। आलू है, आटा है, चीनी है, ये सारी व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र के माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ये इतने संवेदनशील हैं कि हर पल कलेक्टर से एसडीएम साहब से, तहसीलदार सबसे निरंतर ये आप लोगों को अपने वीडियो चैनल से उससे निरंतर पूछते रहते हैं। क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के प्रति हम पूरा प्रशासन संवेदनशील है। माननीय विधायक जी के साथ दातकई गांव में भलुआ और अजगरा, लाऊ खाई विभिन्न गांव में हम लोगों ने गए और नाव के द्वारा, स्टीमर के द्वारा जहां पीड़ित हैं उनके पास राशन किट, लंच पैकेट सबको वितरित किया गया है और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हैं। कोई भी बाढ़ पीड़ित प्रभावित न होने पाए, कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए प्रशासन एकदम सतर्क दृष्टि है और माननीय विधायक जी हर जगह जाके सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके से लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सिद्धार्थनगर में नदियों का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ता गया, लेकिन जिले प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। और वहीं अगर हम बात करें कि जनप्रतिनिधि भी जो है कई गांवों में जाकर लोगों का हाल चाल जाने, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ की त्रासदी सिद्धार्थनगर को झेलनी पड़ी है, तो वहीं जिला प्रशासन लगातार जो लंच पैकेट होते हैं, बाढ़ राहत सामग्री है, उसको लेकर विधायक के साथ गाँव में पहुंचे, मेरुदंड गाँव में पहुंचे, दर्जनों घर के पास बाढ़ पीड़ितों को ये राहत सामग्री वितरण किया। वहीं लगातार जिला प्रशासन जितने भी गांव बाढ़ से प्रभावित हो वहां पर लगातार प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं और वहां पर सभी को जो राहत सामग्री है उसको पहुंचाई जा रही थी। श्याम सुंदर, आने वाले दिनों में मौसम का क्या अलर्ट है यहाँ के लिए, सिद्धार्थनगर के लिए, आसपास के इलाकों के लिए, और फिर किस तरीके के हालात बन सकते हैं? जी, आपको बता दें कि अगर सिद्धार्थनगर की बात कर ले तो सिद्धार्थनगर में मौसम को लेकर 3 से 5 दिन का अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरीके से भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि बाढ़ को लेकर भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अभी भी पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है। कुछ नदियां तो घटी हैं, लेकिन लगातार अगर बारिश होंगी तो कहीं ना कहीं नदियों का जलस्तर फिर एक बार बढ़ने को देखने का आसार है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही और मजबूती के साथ सभी अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करके और सबको दिशा निर्देश दिए कि अगर बाढ़ की स्थिति फिर से बनती है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से इसको नाकाम करने में कामयाब रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ में जो लोग फंसे थे उनको निकाल कर ऊपर लाया गया है कि जिससे कोई भी दिक्कत ग्रामीणों को ना हो। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि मौसम का अलर्ट है लेकिन तैयारियां हैं, फिर देखना होगा कितनी तैयारियां धरातल पर दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर शुक्ला आपका। उधर बलिया में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सरयू नदी के प्रकोप और कटान के डर से लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हो गए हैं। मामला बांसडीह तहसील क्षेत्र अंतर्गत भोजपुरवा टिकुलिया गांव का है, जहां ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग अपने घरों को तोड़कर सामान लेकर नदी किनारे से दूर जा रहे हैं। हालांकि लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का दौरा भी यहां पर जारी है और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि केवल आश्वासन मिल रहा है, कुछ व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। वहीं मौके पर पहुंचे समाज सेवी योगेश्वर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना और उन्हें मदद देने का भरोसा दिया है। बलिया में एक तो गंगा नदी है और एक सरयू नदी है और वर्तमान में जो है ये जो भोजपुरवा है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। पहले सरयू नदी के उस साइड में जो है कटान होता था, अब के जो पानी का प्रेशर है वो इस साइड पर है और इधर कटान हो रहा है। और जो यहाँ पर बताया गया है तो 13 लोगों ने अपने घर यहाँ से अभी तक हटाए हैं। हमारे लेखपाल यहाँ पे मौजूद है और मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी घर यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उन सबकी सूची दिलाई जाए ताकि हम उनको नियमानुसार जो शासकीय सहायता राशि दे है वो उनको दिलाई जाए। यहाँ की कटान की समस्या आप देख रहे हैं, लोगों के हजारों बीघे ज़मीन पानी में डूब गई है और यहाँ के लोगों की रात की नींद और दिन का चैन ख़त्म हो गया है। नए नए मकान लोगों ने जो बनवाए हैं तुड़वा रहे हैं
ये सब स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। जो भी लोग आवाज़हीन हो रहे हैं उनको डीएम साहब से बात करूँगा विस्थापित करने के लिए उनको, और इनकी भोजन वगैरह की जो समस्या है उसको तत्काल कार्रवाई की जाए, इनको रहने की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। अभी तो यही किया जा सकता है। अधिक जानकारी लेते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, वहां पर जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोग अपने ही आशा न उजाड़ रहे हैं ताकि जीवन बच सके, लेकिन स्थितियां क्या हैं? क्या आने वाले दिनों में कुछ इसके लेकर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि जो स्थिति है वहाँ की भोजपुरवा गांव है, जहाँ पे लोगों को भय सता रहा है कि कब पानी ऊपर आ जाएगी, कब इसको आगोश में अपने ले लेगी। इसकी वजह से अब प्रशासन भी चाहता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं अपने अच्छी जगह पे चले जाएं, यहाँ से हट जाएं। कब कौन इसमें समा जाएगा कोई ठीक नहीं। इसको लेकर अपने आशियानों को तोड़ रहे हैं लोग और सुरक्षित जगह जा रहे हैं। अमित, अभी इतने कितने घरों को लोग तोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं? कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हमारे अंदाज से वहाँ पे 10 घर ऐसे हैं कि जो तोड़े जा चुके हैं और उनको वहाँ से शिफ्ट दूसरे जगह कराए जा रहे हैं, जो बाढ़ के किनारे पे। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल जहाँ पर बाढ़ है, जो किनारे हैं नदियों के किनारे, वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, किया भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। इतना ही नहीं है, पीलीभीत जिले की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 271 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एडीएम ने उन्हें राहत सामग्री वितरित की है। एडीएम ने बताया कि डीएम के निर्देशों पर सभी तहसीलों के प्रभावित गांवों में रोजाना राहत सामग्री वितरित की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। मुहर्रम पर पेड़ और तार न काटने के सरकार के आदेश पर संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बयान दिया है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमानों के त्योहार में अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों से जबरन छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट लिखवाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में सपा की सरकार आएगी और फिर मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, हम तो पूरे के पूरे इस मजबूती से इस बात को मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को भी चिट्ठी लिख करके भेजी है। मैं डीएमएसपी से भले ही में रहूं, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव गिरेन और डीजीपी को तीनों को चिट्ठी मैंने इसलिए भेजी है कि हमारी जिस परंपरा के तहत ताजिए निकलते थे उसी परंपरा के तहत ताजिए निकलने चाहिए। आपने चार्ज जारी करा है, आपने हमारे समाज के लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो गलत है। और हम फिर से कहते हैं, अभी समय है। आपके जिले का प्रशासन कहता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये आदेश शासन का आया है। रायबरेली में बशरावा थाना क्षेत्र में घर में दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने, पत्नी के साथ गैंगरेप और हत्या करने वाले पति को जेल भेज दिया गया है। लेकिन मामले में हेराफेरी करने पर पुलिस की कार्यशैली से गांव के लोग आक्रोशित हैं। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में लीपापोती करने का काम कर रही है। अभी तक मामले में शामिल आरोपी के किसी दोस्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कई प्रकार के नशे किए गए हैं घर के अंदर। उसके बाद सामूहिक बलात्कार हुआ है और बहुत बुरी तरीके से जो है घटना को अंजाम दिया गया है। इतना मतलब बुरी तरीके से रेप वगैरह हुआ है कि जो है पूरे कमरे में सब अफरा तफरी थी। सब पैरों में, हाथों में सब दांत के काटे हुए निशान भी पाए गए। जब यहाँ से लाश उठाई गई तो अर्धनग्न अवस्था में थी, मतलब ऊपर कपड़े ही नहीं थे। प्रशासन ने पहले 304A का मुकदमा बताया कि उसको लगाया गया है। जब काफ़ी दबाव बनाया गया गांव के लोगों से, तब आश्वासन दिया गया है केवल अभी कि 302, 376 का मुकदमा लिखा जाएगा। जो लोग अन्य लोग हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जीतू सिंह है, जो अपनी पत्नी के साथ अन्य 5 लोगों को बुला के उसके साथ गैंग रेप किया गया, हैवानियत की गई। उसके बाद इधर उधर इलाज कराते वक्त उसकी मृत्यु हो गई।
क्या हुआ फिर रात में, क्या प्रशासन आया, क्या कार्रवाई? प्रशासन तो कल आया खत्म होने के बाद, जब हमारी ग्राम सभा के लोगों ने मिट्टी नहीं उठने दी तब प्रशासन आया। वहीं बाराबंकी से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां रास्ते में लड़की को अकेला देख मोहल्ले की ही एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की व अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले की शिकायत परिजनों ने स्थानीय पुलिस चौकी पर की, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 18 घंटे तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है और घटना का सीसीटीवी फुटेज देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने कार्रवाई की धमकी देते हुए नोटिस जारी कर दिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का संज्ञान लिया। इसके बाद मामला दर्ज कराते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जो शाम को घटना हुई उस मैं घर पे सीसी कैमरा लगा था, जिसमें वो जिस घर पे जिस लड़की का ये मारा पीटा जो घटना हुई, उस घटना की सीसी फुटेज उन्होंने वो पक्ष के लड़के वाले पक्ष पे ले गए और उसने जो कुछ किया है उससे मतलब कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने हमको वो नोटिस तहसीलदार की तरफ से एक सिपाही दे गए। बंकी के फतेहपुर के पचघरा निवासी एक व्यक्ति ने आज थाने पर लिखित रूप में सूचना दिया कि उसकी पुत्री के साथ किसी व्यक्ति ने दुराशय से उसके साथ छेड़खानी किया है। इस जो इन्फॉर्मेशन पे तुरंत बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो 74, 115(2), 351(2) और 7/8 पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी उसमें लगाई गई हैं। बिस्कुट लेके आ रहे हम तो एक अनुराग नाम का एक लड़का है, पीछा करा, दरवाजे तक पीछा करे तो हाथ कैसे लगा हमरा जब हाथ चढ़ा के भागे, लेकिन 2-4 थप्पड़ भी मारे और मुक्का मारा और हाथ खींचने लगा। वो हमारे भतीजी जो दुकान पर उसको भेजा बिस्कुट लेने के लिए, तो रात में वहाँ पे नशे पत्ती में एक लड़का बैठा हुआ था, वाल्मीकि उसका नाम है, अनुराग नाम है, उसके साथ बदतमीजी की। उसके बाद में वो बड़ी तेज चिल्लानी, फिर वो भागा। जैसे ही हम लोग बाहर आए वो भाग गया। फिर उससे जब पूछा तो फोटो देखी हमने कैमरे में, और जब फोटो देखी तो वही था। तो उसके बाद में जब हमने वहाँ पे गए चौकी इंचार्ज के पास में, तो वहाँ जब गए तो वो बताने लगे कि मन गलत कहानी मत बताओ हमें और निकलो यहाँ से, इसको रखो। और उसके बाद में वहाँ पे हम लोग रात से 10:30 बजे से कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई गला घोटकर हत्या के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी व्यक्ति से चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग के बीच पति रोड़ा बन रहा था, जिसकी वजह से पत्नी और के प्रेमी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और व्यक्ति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। 12 जुलाई 2024 को जनपद झांसी के थाना रक्सा के गांव कोटखेरा के बाहर नहर की पटरी पर एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान केशव निवासी ततिया के रूप में हुई थी। केशव की भाई की तहरीर पर थाना रक्सा पर भारतीय न्याय संहिता की हत्या और साक्ष्य छुपाने की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे में नामजद अभियुक्त कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। कमलेश से पूछताछ में सामने आया कि कमलेश और मृतक केशव की पत्नी के आपस में अवैध संबंध थे, जिसके चलते कमलेश ने अपने एक कजिन रवि के साथ मिलकर के पहले तो रास्ते में जब ये लोग ग्राम कोटखेरा में एक शादी के समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, सुनसान जगह देख करके इन्होंने शराब में एक कीटनाशक मिला करके मृतक को पिला दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उसका गला घोट करके उसकी हत्या करके शव वहीं फेंक कर और साक्ष्य छुपाने के लिए अन्य जो आला कतल और मोबाइल वगैरह था, इसे वहीं पर छोड़ करके भाग गए थे। इन तीनों ही अभियुक्तों को